हेलो एवरीवन, मैं सुष्मिता आपके अपने यूट्यूब चैनल सुष्मिता साहित्य क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम यूजीसी नीट का यूनिट 7 हिंदी कहानी का अपना अपना भाग्य कहानी पढ़ने वाले हैं, जो जनेंद्र कुमार के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी की शुरुआत में जनेंद्र लिखते हैं कि कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है जनेंद्र कुमार का, याद रखेंगे, पूछ सकता है एग्जामिनेशन में। और इस कहानी का प्रथम प्रकाशन हुआ था विशाल भारत पत्रिका में 1929 ईस्वी में। पुनः इसका प्रकाशन वातायन संग्रह में हुआ 1931 ईस्वी में। तो यहाँ पे विशाल भारत पत्रिका में इस कहानी का प्रकाशन हुआ 1929 ईस्वी में और वातायन संग्रह में इस कहानी का प्रकाशन हुआ 1931 ईस्वी में। इस कहानी के साथ प्रकाशित हुई कहानियां हैं फोटोग्राफी, खेल, चोरी, अपना अपना भाग्य, ब्याह, निर्मम, साधु की हट और चलित चित्र। इसके अलावा इस कहानी के साथ प्रकाशित हुई कहानियां हैं अंधी का भेद, भाभी और आतिथ्य। कहानी के प्रतिपाद्य की बात करें तो यह मध्य वर्ग की खोखली सहानुभूति और भाग्य की क्रूरता को चित्रित करती है एवं उसकी क्षुब्धता पर व्यंग करती हुई कहानी है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, विषमता एवं पराधीनता को दिखाती है। इस कहानी में व्याप्त विषमता आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तर पर है। शिक्षित मध्य वर्ग की स्वार्थपरकता को उजागर करने वाली कहानी है और गुलाम भारत की 20वीं सदी के नैनीताल शहर का परिवेश दिखाया गया है। यानी यह जो कहानी है, यह इस कहानी में नैनीताल के शहर का परिवेश दिखाया गया है। इस कहानी की विशेषता क्या है? इस कहानी में विशेष है कि इस कहानी में संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। पहाड़ों का सौंदर्य बोध का उद्घाटित करता है ये कहानी। यह एक विचार प्रधान कहानी है। इसके साथ साथ यह कहानी भाग्यवादी विचारों का समर्थन भी नहीं करती। इस कहानी में भारतीय स्त्री पुरुषों की तुलना अंग्रेज स्त्री पुरुषों से की गई है। अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वालों पर व्यंग करती है। कहानी में बेरोजगारी की समस्या का भी चित्रण हुआ है। कहानी में पहाड़ी लोगों पर किए जाने वाले तथाकथित अविश्वास की समस्या का चित्रण भी किया गया है। तो यह थी इस कहानी की विशेषता। इस कहानी में कुछ स्थानों का प्रयोग किया गया है, उसको एक बार देख लेते हैं। कई बार परीक्षा में क्वेश्चन आ जाते हैं कि उल्लिखित स्थानों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं और ये किस कहानी में उल्लिखित है। तो इसमें इस संदर्भ में यह हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि इस कहानी में किस किस स्थान का उल्लेख किया गया है। तो इस कहानी में नैनीताल का उल्लेख किया गया है, जहाँ की घटना कहानी में वर्णित है। इसके अलावा होटल डी पब, जहाँ लेखक और उसका मित्र रहता है, इसका जिक्र है। तो ये थे कहानी के उल्लेखित स्थान जिनका उल्लेख किया गया है। कहानी में पात्रों की संख्या ज्यादा नहीं है। मुख्य पात्र है पहाड़ी लड़का जो 10 वर्ष का है, लेखक जो खुद कथावाचक है और लेखक का मित्र। तो ये 3 जो है ये मुख्य पात्र हैं। गौड़ पात्रों की बात करें तो इस कहानी के गौड़ पात्र हैं 2 वकील मित्र। इन्हीं में से एक लड़के को नौकर नहीं रखता है और लड़के का साथी जिसे उसका मालिक मार देता है। कहानी के सारांश में आप लोग को समझा दो कि यह एक नैनीताल के 10 वर्षीय बच्चे की कहानी है, जो भूख से और गरीबी से पीड़ित होकर, दुखी होकर अपने दोस्त के यहाँ आता है, अपने साथी के यहाँ घर से भाग के आता है और उसके साथी को भी उसका मालिक मार देता है। तो यही इसी जो आधार पे इस कहानी का ताना बुना रचा गया है और उसी 10 वर्षीय लड़के के आस इर्द गिर्द यह कहानी घूमती है। इस कहानी के प्रमुख उदाहरण हैं, पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था, सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था और पार्श्व में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल। ये थे इस कहानी के इम्पोर्टेंट मतलब कोटेशन जो परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं बहुत बार। तो इसको एक बार हम लोग देख लेंगे। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी।
अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे और चित्रों से सजे घोड़े की बागथा में वे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है, जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गों को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणिया थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी हिंदुस्तानी पर कोड़ी भी फटकार सकती थी। वे दो दो तीन तीन चार चार की टोलियों में चली जा रही थी। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेशनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंख गाड़े कदम कदम बढ़ा रही थी। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था, अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाले अंग्रेज जिंदा पुरुषोत्तम भी थे जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेजों को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़ कर चलते थे मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला हो। यह जो लाइन है इसमें जो जनेंद्र कुमार है यह अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वालों पे व्यंग करते हुए लिखते हैं। एक शुभ्र महासागर में फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्वेद सफेद शून्यता ही फैली हुई थी। पहाड़ के सौंदर्य का वर्णन है और यहीं पे आगे लिखते हैं कि एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है, नंगे पैर हैं, नंगा सिरा, एक मैली सी कमीज लटकाए हैं। पैर उसके न जाने कहां कहां पड़ रहे हैं और वह न जाने कहां जा रहा है, कहां जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे न कोई अगला है, न पिछला, न दाया है, न बाया है। वह हमें न देख पाया। वह जैसे ही कुछ भी देख रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कुहरा, न सामने का तालाब और न बाकी दुनिया। वह बस अपनी विकट वर्तमान को देख रहा था। आगे वह लड़का बताता है, बताने पे जनेंद्र कुमार जब उस लड़के से पूछते हैं तो वह लड़का बताता है कि मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहां काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था, मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। लड़का बताता है किसको? जनेंद्र कुमार जब उस लड़के से पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्यों आए हो, तभी लड़का बताता है अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब है, उठा लाए कहीं से, लो जी यह नौकर रख लो। यह वकील कहते हैं किससे? लेखक से। और यह जो लाइन है वकील की यह बताती है पहाड़ियों के प्रति अविश्वास की। देखो पहाड़ी भी इंसान होते हैं, उनको भी भूख प्यास लगती है, लेकिन उस समय का परिवेश बताया गया है कि किस तरह का अविश्वास समाज में फैला हुआ था। मैंने कहा 10 का नोट ही दे दो। सब पकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार बजट बिगड़ जाएगा, हृदय में जितनी दया है पास में उतने पैसे तो नहीं है, तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है। मैंने कहा। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या फिर कहो बेहयाई। मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठुठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था, पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठी और पैरों पर
बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा अपना अपना भाग्य। यह दुनिया की निष्ठुरता बताती है, यह जो पंक्ति है अपना अपना भाग्य कहानी की, कि जो बच्चा होता है, जो 10 वर्ष का वो बच्चा होता है, वह एक पेड़ के किनारे ठिठुर कर सर्दी में मर जाता है, और जब सब कोई सुनता है तो वहां पे सबके मुंह से क्या निकलता है, बस एक वर्ड निकलता है, अपना अपना भाग्य। अब यहाँ पे वो क्या होता है कि जब बच्चे को उनके वकील मित्र नौकर नहीं रखते हैं, तो 10 वर्ष की उम्र में उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है ठंड से ठिठुर कर, और उसके ऊपर वही जो कमीज पहना हुआ था वही कमीज था, और बर्फ की हल्की परत उसके ऊपर जम गई थी। मतलब इतनी ठंडी थी कि बर्फ की हल्की सी परत की चादर उस बच्चे के सर से चिपक गई थी। और वहां भी लेखक लिखते हैं कि मानो प्रकृति ने सब के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। तो यह थी कहानी अपना अपना भाग्य, और इस अपना अपना भाग्य कहानी का सारांश और प्रमुख उदाहरण मैंने आप सबको समझा दिया है। आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदी साहित्य और हिंदी ग्रामर की ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए हमें फॉलो जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, या फिर आप मेरे साथ कोई सुझाव शेयर करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Thanks for watching.